हालांकि आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि 3 महीने की वो जो है रियायत देने की सोच सकते हैं। हालांकि ये एक तरीके की जिसे हम कह सकते हैं कि सलाह है, डायरेक्शन है, और किस आगे क्या इसके ऊपर काम करते हैं ये बैंकों के ऊपर निर्भर करेगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, हम आपको बता रहे हैं। आपके सवालों का आपसे संवाद करने के लिए टीआर कक्कड़ हैं, पूर्व कमिश्नर जो कि दिल्ली पुलिस से हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े और लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। कक्कड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौशल कांत मिश्र हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। कौशल कांत, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर डॉक्टर, काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विजय सरदाना हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आ रहे हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए। पहला सवाल जो है वो स्क्रीन पर है। वो सवाल है सत्यम चौबे का, बक्सर से। उन्होंने सवाल किया है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना मुश्किल है, क्या भुगतान के लिए ज्यादा समय मिल सकता है? सरदाना साहब, सत्यम चौबे कह रहे हैं क्या ज्यादा समय मिल सकता है? ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना मुश्किल है उनके लिए। देखिए, जहां तक बात है ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की, आपने देखा होगा भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें बैंकों को कहा गया है कि आप इंटरेस्ट पे मॉरिटोरियम दीजिए, और बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड हैं उनके फैसिलिटेशन की बात कही गई है, चार्जेस घटाए गए हैं, और भी कदम सरकार उठाने वाली है। जो आज कदम आपने देखा है आरबीआई ने उठाए हैं, इससे भी क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट पे पास ऑन करने की उम्मीद बनती है। ये डिफिकल्ट टाइम है और मेरा निवेदन यही रहेगा जनता से कि खर्चा भी मिनिमम करें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में कितने दिन ये लॉकआउट चलेगा। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में आज सबसे ज्यादा एक दिन में 16,000 केस आए हैं, तो चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन अपने पे संयम रखना जरूरी है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और सरकार की तरफ से जिस तरह से ये इंटरेस्ट रेट घटाया गया है, आरबीआई आज खुद 4% चार्ज कर रहा है, तो निश्चित रूप से ईएमआई और ईएमआई पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन दोनों पे चर्चा चल रही है कि क्या हम इनका वेवर किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में आप इस पे भी कुछ कार्रवाई देखेंगे। ठीक है, एक सवाल और हम लेते हैं। ये रमेश गुप्ता हैं दिल्ली से। ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं सरदाना साहब कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, और जैसा कि ये पहले भी था कि वर्क फ्रॉम होम जो है ज्यादातर कंपनियां कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनी मुझे कह रही है कि ई पास बनवाकर काम करने के लिए मैं आऊं, तो मैं क्या करूं? देखिए, अगर आप एसेंशियल सर्विस में हैं, अगर आप ऐसे सेक्शन में हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप कोई डेयरी कंपनी में है जहां प्रोसेसिंग की जरूरत है। देखिए, 2 तरह के लोग सामने आ रहे हैं। एक तो है एसेंशियल सर्विसेज, लोगों के घर तक, हॉस्पिटल तक दवाइयां पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप ऑफिस जाएं और समाज को हेल्प करें उनकी सर्विसेज में। और अगर आप नॉन एसेंशियल सर्विसेज में हैं, आप किसी कंपनी के बैक एंड में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी सर्विस है जिसमें आपका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है और आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट की ज्यादती है। आपको अगर वो जबरदस्ती बुला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे वो क्या अचीव करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे बाजार अगर बंद है, सिस्टम्स बंद है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही बाहर भेजा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और आज की तारीख में हम लोग भी अपने घरों से, दुनिया भर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, सारे हम लोगों से ऑफिस में बात कर रहे हैं। कोई काम में दिक्कत नहीं आई है वर्क फ्रॉम होम में। जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरूरत है वहां वो हो रहा है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस का बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है वहां टेली कॉन्फ्रेंस से काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 4-5 दिन से जब से हम घर से काम कर रहे हैं एक भी तरह की कोई दिक्कत आई है। ठीक है, और जहां एसेंशियल है जाना, जहां एसेंशियल जाना है वहां पर तो जरूरी है, वहां पर आप ई पास के लिए वो तो सरकार भी जो है वो तो व्हाट्सएप के जरिए भी आ रहा है, आप जा सकते हैं। ये नलिन है, फटाफट इससे आगे की मैं सवाल लूं। एक नलिन है कोलकाता से, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नलिन ये कह रहे हैं कि मैं कारोबारी हूं और इस साल टैक्स रिटर्न कैसे भरूंगा? देखिए, टैक्स रिटर्न की अवधि बढ़ा दी गई है, जून एंड तक कर दिया गया है। 3 महीने के लिए आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और आप पिछले हफ्ते जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, इनफैक्ट पहला नोटिफिकेशन, पहली जो ब्रीफिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर की, वो इसी बात पे थी कि आपको जो डेडलाइंस आ रही थी रिटर्न फाइलिंग की, टैक्स फाइलिंग की, बाकी चीजों की, वो प्लीज आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसमें विस्तार से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी डेट कब तक बढ़ा दी गई है, और आप पे किसी तरह का पेनल्टी या चालान नहीं लगेगा। आप कृपया वो नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको पढ़ लें, और ये सारी डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं, आप कृपया चिंता ना करें।
ठीक है, और एक सवाल मैं वीडियो सवाल भी ले लेता हूं इससे पहले कि कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मेडिकल से जुड़े सवाल हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं। और जैसा कि मैं एक बार फिर से बताता चलूं कि हैशटैग जो है वो है आस्क जी। इस पर आपने टैग करना है। ये देखिए आस्क जी, लगातार लोग जो है मुझे टैग कर रहे हैं, जी को टैग कर रहे हैं कि मैं गोवा से हूं, माय फादर वर्क्स इन पुलिस डिपार्टमेंट, ही ऑलवेज ऑन वर्क, लेकिन मुझे फिक्र रहता है। ये मैं कक्कड़ साहब से सवाल लूंगा आगे, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो सवाल एक एक करके लूंगा। लेकिन सरदाना साहब एक वीडियो से सवाल ले लेता हूं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, फिर मैं वापस आता हूं। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं गवर्नमेंट से ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की फीस मार्च और अप्रैल मंथ की जमा कर चुकी हूँ और मार्च में और अप्रैल में स्कूल बिल्कुल भी नहीं लगा है। और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये मार्च और अप्रैल की फीस को या मई जून की फीस को अगर स्कूल नहीं लगते हैं तो जब स्कूल ओपन होंगे उन मंथ्स में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और मेरी बेटी का स्कूल डे बोर्डिंग है तो वहाँ पे हम फूड का पैसा भी जमा करते हैं, तो क्या अब जब स्कूल ही नहीं लग रहा है तो क्या उस पैसे को आगे के मंथ्स में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं? ठीक है, और बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे को लगता है कि जिस स्टेट में आप हैं वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखें, सारे पेरेंट्स आप आपस में बात करें और एक चिट्ठी बना के एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को आप जरूर लिखिए। ये वाजिब सवाल है और इसमें आपको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल का इस मामले में फूड का खर्चा नहीं हुआ है, हॉस्टल का खर्चा नहीं हुआ है, तो इंसानियत तो ये कहती है कि उनको चार्ज नहीं करना चाहिए। इस समय लालच की नहीं, सहायता की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको सिंपैथेटिक वे में देखेगी और स्कूल का अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए इन ओवरऑल सोशल कॉज। ठीक है सरदाना साहब, जैसे मैंने कहा ना कि लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बाकी और कुछ सवाल भी आ रहे हैं। मैं देखूं दरअसल अब आई थिंक ये बहुत जरूरी है। गोवा से एक व्यक्ति हैं, ये लगातार ट्वीट करके पूछ रहे हैं। कक्कड़ साहब, आई थिंक यू विल बी द एप्ट पर्सन टू इनका आप जवाब दे सकें। ये कह रहे हैं मेरे पिता जो हैं, हाँ ये है चंदन गवास है सर। ये कह रहे हैं मेरे पिता जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दिन में बाहर रहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में हैं। जब वापस आते हैं तो हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वो पूरे तरीके से सैनिटाइज हों, घर वो घुसें, लेकिन बाहर हम कैसे सुनिश्चित रहें, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में, कि वो सेफ है, कि वो ठीक है, सुरक्षित है, फिक्र होती है। और लगभग हर पुलिस वाला अपने परिवार के लिए ऐसे ही सोचता होगा। टी.आर. कक्कड़। चंदन जी, ऐसा है कि ना केवल पुलिस विभाग के कर्मचारी बल्कि स्वास्थ्य के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बाकी जो डिलीवरी पीपल हैं, ये सब इस कठिन परिस्थिति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोई चारा भी नहीं है। हम जितने भी पुलिसकर्मी हैं या दूसरे प्रशासन के लोग हैं जो इस काम में लगे हैं, सबको अपना काम करना है और हर एक विभाग इतना कोशिश यही कर रहा है कि सब सैनिटाइज रहें, जो भी प्रोटेक्टिव गियर उनको मिलनी चाहिए मिले। पुलिस का पर्टिकुलरली मैंने देखा है, पुलिस के लोग भी अपने फेस मास्क पहने हुए हैं, उन्होंने सैनिटाइज जरूर कर रहे होंगे, वो एक दूसरे के संपर्क, ये सारी इंस्ट्रक्शन दी। आपको किसी किस्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग बिल्कुल जागृत है, सब विभाग जागृत हैं। वो यही कोशिश करते हैं कि किसी को कुछ ये बीमारी ना हो, लेकिन देखिए प्रकृति ऐसी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस कठिन परिस्थिति में तैयार रहना है और अगर कोई त्याग करना होगा तो करना भी पड़ता है। तो जानबूझकर कोई विभाग जो है अपने कर्मचारियों को इस तरह नहीं छोड़ेगा कि उनको बीमारी हो जाए। हर कठिन परिस्थिति का कुछ ना कुछ जो है वो सोच कर उसको किया जाता है, वैसे ही कर रहे होंगे सब विभाग। एब्सोल्युटली। और ये राजस्थान के बलतौरा से दिनेश राजपुरोहित है, उनका एक सवाल है, वो ये है कि बारिश होने के दौरान, क्योंकि आज बारिश हुई, हमने देखा कि दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही थी, और ये बारिश होने के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्ते, मैं दिनेश राजपुरोहित बालोतरा राजस्थान से हूँ। राजस्थान में पिछले 2 दिन से काफी बारिश हो रही है, तो बारिश से कोरोना वायरस पे क्या फर्क पड़ सकता है और इससे हमें क्या एक्स्ट्रा सावधानियां रखनी चाहिए? ओके फाइन। डॉक्टर वली, आज मैंने कहा ना कि आज मौसम थोड़ा सा चेंज था, सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली में, तो मौसम, हाँ देखिए, सबसे पहले तो आप इंडोर्स हैं, अगर आप इंडोर्स न होते तो मैं कहता बारिश में भीगने से बचिए,
ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। चेंजिंग वेदर में इस बार थोड़ा सा सर्दी जाने में देर कर रही है। होली के बाद चली जाती थी और ब्राइट हो जाता था, तो रात को भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा ठंड हो रही है। उनको आप घर में रखिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को, और बारिश के बाद जो मौसम में चेंज हुआ है उसके लिए आप अपने कमरों को गर्म रखिए। 40 डिग्री 38 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रखिए गर्मी वाला, और पंखे न चलाइए। आइसक्रीम नहीं खाइए, शीतल पेय न पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स न पीजिए। तो ये सावधानियां जो हैं। और अगर किसी फैमिली मेंबर को दमे की बीमारी है, हार्ट वगैरह, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो वो अपनी दवाएं पाबंदी से लें। ख़ास तौर से जिनको एलर्जिक ब्रोंकियल एस्थमा है उनके लिए ये मौसम जो है प्रेसिपिटेट कर सकता है क्राइसिस, और ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े। और ऐसे कोविड वाले सीजन में अगर एक आम दमे का मरीज हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको वैसे भी खतरा होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि स्टे एट होम, जो कि हैशटैग है, मेरा हैशटैग है आज का, हैशटैग इज स्टे एट होम, स्टे विद इन योर हैशटैग इज ऑलवेज स्टे एट होम। डेफिनेटली सर, तभी तो हम बाहर है ना। स्टे एट होम, अगर इन लोगों को स्टे एट होम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं जरूरी इन्फॉर्मेशन, हम आप पर हैं जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे लेकर के इन तक पहुंचाने के लिए, और हैशटैग याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हैदराबाद से प्रीति का सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर वली वापस आऊंगी, क्योंकि लगातार मैंने देखा है कि बहुत सारे लगातार सवाल आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, एक कोलकाता से एक हमारे डॉक्टर साहब है, उनका भी एक सवाल है। हैदराबाद से प्रीति है, सवाल सुनते हैं। वहाँ पे एक शॉप है और उस पे भी मोस्टली सामान नहीं मिलता है, और अगर वो सामान मिल रहा है तो वो बहुत ओवर प्राइस है। और दूसरी बात, सारी ऑनलाइन ऐप सस्पेंडेड है, ना बिग बास्केट है, ना अमेजॉन प्राइम है, ना डंजो है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे लोगों का राशन और सब्जी सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ये ऑनलाइन ऐप्स कब तक चलेंगी? हम लोगों को क्या बाहर जाना पड़ेगा? और अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी सामान नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, सरदाना साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात है ओवर प्राइसिंग की, भारत सरकार ने, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या जो आपका हेल्पलाइन नंबर है 100 या 112, जहां भी आप रहते हैं, वहां कृपया उस दुकान का कंप्लेंट करिए। किसी भी तरह का प्राइस एस्केलेशन इस समय गैर कानूनी है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हर राज्यों ने बोला है, और बहुत सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। कृपया ऐसे दुकानदार जो मौके में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इस दुख की घड़ी में, उसको सावधान करना, ऐसे लोगों से समाज को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो प्लीज उनकी कंप्लेंट जरूर करिए। तो आपके पास मोबाइल है, ऐसी दुकानों के फोटो लीजिए, ऐसे दुकानदार और के इस फोटो तरह के लीजिए। सवाल, क्योंकि सरदाना साहब इस तरह के सवाल हमने कुछ देर पहले देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बहुत से ऐसे सवालों को एड्रेस किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सड़क पर, उनके पास खाना नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे रैन बसेरों में रहते हैं, उनके पास खाना नहीं है, या फिर खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, तो आगे क्या करेंगे? इन्हीं कुछ सवालों का जो है जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूं, फिर वापस आता हूं। 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। उस पे बढ़ने पे अब जो कमियां हमें नजर आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारे मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहां हमें कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं। उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल। ठीक है, एक सवाल जो आया है ये ट्विटर के माध्यम से, ये है रसपाल औलख। ये सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर कौशलकांत, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ये बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। इज मोबाइल कैन ट्रांसमिट कोरोना 19? क्या मोबाइल से कोरोना 19 फैलता है? क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अगर मोबाइल किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ में है और वो मोबाइल आपके पास आता है तो हाँ, फैल सकता है, अदरवाइज ये नहीं फैलेगा। अगर किसी कंटामिनेटेड एरिया में मोबाइल है तो उसके ऊपर, जैसा कि बताया गया कि प्लास्टिक पेस्ट की अपनी लाइफ जो होती है, प्लास्टिक या मेटल पेस्ट की लाइफ जो है एक दिन के आसपास होती है, तो हाँ, उससे ट्रांसमिट हो सकता है।
बट मुझे नहीं लगता कि जब आप लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं, आप अपने घरों में हैं और आपके घर में कोई भी सेंसिटिव पर्सन नहीं है जो अफेक्टेड हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सनल मोबाइल से ट्रांसमिट हो सकता है। हाँ, लेकिन आपको उसको बचा के रखना कि किसके हाथ में जा रहा है। ठीक है, ये मुन्नी लाल है वाराणसी से। एक वीडियो सवाल है, ये मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं कुछ ट्विटर से और सवाल लूंगा। सवाल यह है कि कुछ दुकानदार खाने पीने का सामान ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, मैं क्या करूं? ये मुन्नी लाल है वाराणसी से, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा, हालांकि सुनिश्चित कर रहे हैं सरकारें। मैं क्या करूं? विजय सरदाना, ऐसी कोई फॉरम है या ऐसा कोई हैंडल है जिसपे ये शिकायत कर सकते हैं? देखिए, हर एक राज्य सरकार ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो जो आपका कॉमन इमरजेंसी नंबर है 100 नंबर या 112, आप वहां कंप्लेंट करिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो दुकानदार और जो दुकानें इस तरह की हरकत कर रही है, कृपया उनका फोटो लें। आपके पास ट्विटर हैंडल है, आपके पास फेसबुक है, सारे अथॉरिटीज का, उनको ट्रांसमिट करिए। जो ऐसे लोग हैं इनको एक्सपोज करिए समाज में, क्योंकि इन दिस सिचुएशन दीज पीपल शुड बी एक्सपोज। एक सोशल प्रेशर रहेगा उनके समाज का, परिवार का, दोस्तों का, तो वो लोग भी सुधरेंगे। तो हमारी जिम्मेवारी है, हम सिर्फ ये ना देखें क्या करें, हताश ना हो, कार्रवाई करें। सारे ऑप्शन है, और जब कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी सुधरेंगे। ठीक है, एक ये कोलकाता से सवाल है मिस वेदु बासु, और ये पूछना चाह रही हैं डॉक्टर कौशल कांत आपसे। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्लान तो आज केजरीवाल साहब ने भी बोला कि अगर 100 मरीज भी रोज आते हैं, 500 भी आते हैं, 1000 भी रोज आते हैं, तो वेंटिलेटर भी है, बेड भी है, और सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था होगी। प्रॉब्लम यह है कि अगर चीजें जो है एस्केलेट हो रही हैं, जब आगे जा रहे हैं, तो अभी से क्यों नहीं स्टेप लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऐड करते हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलते हैं? देखिए, जैसा कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये मानना है कि वो ऑलरेडी एसओपी तैयार कर चुके हैं, तो हमें अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्राइवेट हॉस्पिटल को नोटिफिकेशन जारी करके मेरे ख्याल से उनके जो प्राइवेट बेड है उनके ऊपर लेने की बात हो रही है। कुछ सरकारों ने तो यहां तक किया है कि जो होटल्स हैं उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि उनके जो रूम्स हैं उनको आइसोलेशन का यूनिट बनाया जाए। तो सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, और बहुत अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है इससे करीब करीब ये समझ लीजिए कि 99% तक कंट्रोल हो जाएगा। 1% की बात है तो 1% के लिए मेडिकल सिस्टम हमारे देश का इतना स्ट्रांग है कि उसको संभाल लेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो मैं बार बार सुन रहा हूं कि कुछ व्यापारी जो है अपने प्राइजेस बढ़ा के दामों को बेच रहे हैं, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि एक दिन में कोई भी अंबानी, टाटा और बिरला नहीं बन जाएगा। अभी देश को हमारे सबको मिलकर चलने की जरूरत है। तो आप लोग इस तरह से ना करें, क्योंकि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अगर आदमी चोरी करने पे आएगा तो सरकार किसी की चोरी नहीं रोक सकती। तो जो भी चोर जमाखोर हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये सोसाइटी रहेगी तभी वो फ्यूचर में बिजनेस कर पाएंगे। अगर ये सोसाइटी नहीं रहेगी कि तो वो अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं, कि वो इम्यून है, उनको नहीं हो सकता। प्रिंस चार्ल्स को हो सकता है, राजा को हो सकता है, तो रंग को भी हो सकता है, हर एक को हो सकता है। तो तैयारी तो सबके लिए रखनी है, और अगर वो छोटे से कैसे मुसीबत के वक्त में भी अगर कोई सोच रहा है कि वो बड़ा मुनाफा कमा लेगा तो गलत सोच रहा है। लगातार सवाल आ रहे हैं और उसके बाद लगातार सवालों के जो है वो जवाब नजर आ रहे हैं। आप भी अपना सवाल कर सकते हैं, ये नंबर आप देख रहे हैं, और उसके बाद हैशटैग है AskZee पर पहुंच सकते हैं सवाल। ये चर्चा जारी रहेगी, सवाल अपने भेजते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सवालों को कैटर करने की कोशिश करूंगा। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।